शासित प्रदेश की 95 सीटों पर 61% से ज्यादा वोटिंग हुई है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और महाराष्ट्र से लेकर उत्तर पूर्व तक मतदाताओं ने उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है। दक्षिण में कांग्रेस को बेहतरी की उम्मीद है तो बीजेपी भी कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंके हुई है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी बीजेपी कुछ नई सीटें मिलने की बाट जोह रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या क्षेत्रीय समीकरणों के चलते राष्ट्रीय दल इस बार चुनाव में दक्षिण, खासकर दक्षिण में कुछ नया कर पाएंगे? इस पर करेंगे हम देश की बात, लेकिन उससे पहले आज दिन भर के चुनावी रंग भी जरा देख लेते हैं। तो लोकसभा के चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज जो मतदान हुआ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की 95 सीटों पर 1629 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया। लोकतंत्र के महापर्व के दूसरे चरण में 12 राज्यों में वोट डाले गए। हालांकि तमिलनाडु के वेल्लोर में चुनाव आयोग ने वोटिंग रद्द कर दी। वहीं त्रिपुरा पूर्व सीट पर अब तीसरे चरण में वोटिंग होगी। कुल मिलाकर आज दूसरे चरण में तमिलनाडु की 38, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, यूपी की 8 सीटों पर मतदान हुआ। असम, बिहार और ओडिशा की 5-5 सीटों के अलावा छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में भी वोटिंग हुई। हाई प्रोफाइल सीटों पर नजर दौड़ाएं तो फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर चुनावी मैदान में थे, तो मथुरा से ड्रीम गर्ल और बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी, कटिहार से एनसीपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए तारिक अनवर, महाराष्ट्र के नांदेड़ से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, बीड से गोपीनाथ मुंडे की बेटी प्रीतम गोपीनाथ मुंडे के अलावा सोलापुर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे मैदान में हैं। साथ ही बेंगलुरु नॉर्थ से डीवी सदानंद गौड़ा, उधमपुर से जितेंद्र सिंह और श्रीनगर से फारूक अब्दुल्ला की प्रतिष्ठा दांव पर है। और आज की वोटिंग में जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंक को मतदाताओं ने अपने जोश से जोरदार जवाब दिया। पोलिंग बूथ पर वोटिंग शुरू होने के पहले लंबी लाइन दिखी। मतदान में जबरदस्त उत्साह दिखा। आतंकियों की धमकी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। वहीं यूपी के अमरोहा से बीजेपी उम्मीदवार कंवर सिंह तंवर ने बड़ा आरोप लगाया और कहा कि बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग हो रही है। अमरोहा से बीएसपी उम्मीदवार दानिश अली ने कंवर सिंह तंवर का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हार के डर से बौखलाकर बुर्का और मंदिर मस्जिद की बात होने लगी है। हालांकि आज का मतदान आरोप प्रत्यारोपों से आगे बढ़कर हिंसा से भी अछूता नहीं रहा। पश्चिम बंगाल के रायगंज में मतदान के दौरान हिंसा हुई। सीपीएम उम्मीदवार मोहम्मद सलीम को हल्की चोटें भी आई। रायगंज लोकसभा क्षेत्र के इस्लामपुर की सीपीएम उम्मीदवार मोहम्मद सलीम की गाड़ी पर हमला किया गया, यह खबर आई। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई। हिंसा के बाद स्थिति नियंत्रण करने के लिए अर्धसैनिक बलों को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इधर बुलंदशहर के पोलिंग बूथ में बीजेपी सांसद और प्रत्याशी भोला सिंह जबरदस्ती घुसे। भोला सिंह को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का दोषी माना गया। बूथ में ईवीएम के पास जाने और एक मतदाता से आशीर्वाद लेने का उन पर आरोप है। इससे पहले उन्हें पोलिंग बूथ में घुसने से अर्धसैनिक बल के जवानों ने रोक लिया था, जिसके बाद डीएम ने दिन भर के लिए उन्हें नजरबंद कर दिया। तो कुल मिलाकर ये थे आज के चुनावी रंग। और आज के चुनाव में लोकतंत्र के कई रंग दिखाई दिए। नतीजे अब 23 मई को आएंगे, लेकिन दूसरे चरण के जो तमाम समीकरण हैं उस पर आज हम करेंगे चर्चा मेहमानों के साथ और जानने की कोशिश करेंगे दूसरे चरण के रण में खासकर दक्षिण भारत में क्या समीकरण उभर कर सामने आ रहे हैं। इस पर करेंगे हम चर्चा। लेकिन सबसे पहले आपको आज अपने मेहमानों के पैनल से परिचय आपका करवा दें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नरेंद्र तनेजा जी, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं शुभ्रांश राय, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस का पक्ष भी रखते हैं। शुभ्रांश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं रोली तिवारी मिश्रा, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। रोली, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं अफजल अब्बास, जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू के। अफजल अब्बास, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं निनाद सेठ, चुनाव विश्लेषक हैं। निनाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। टीआर रामचंद्रन, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीआर रामचंद्रन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत हम करेंगे रैपिड फायर राउंड से। रैपिड फायर राउंड में हम 3 सवाल अपने मेहमानों से पूछते हैं। हाँ या ना में आपको इन सवालों का जवाब देना है। आप चाहें तो नो कमेंट्स भी कह सकते हैं यदि हाँ या ना में आपका जवाब नहीं है तो। शुरू का पहला सवाल जो है रैपिड फायर राउंड का, वो है क्या राहुल के वायनाड जाने से कांग्रेस को दक्षिण में कोई फायदा होगा? यह है आज का पहला सवाल रैपिड फायर राउंड का। नरेंद्र तनेजा जी। नहीं। नहीं। शुभ्रांश राय? बिल्कुल होगा, यस। रोली तिवारी? निसंदेह। ओके, आप मानती हैं होगा। अफजल अब्बास? कोई खास थी, मुझे नहीं लगता। जी? मुझे नहीं लगता। नहीं।
निनाद सेठ, आपको क्या लगता है? निनाद, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ, अब आ रही है। क्या राहुल के वायनाड जाने से कांग्रेस को दक्षिण में फायदा होगा? यस या नो निनाद? नहीं नहीं। नो। टी.आर. रामचंद्रन जी? नहीं। नहीं। ओके, चलिए दूसरा सवाल है रैपिड फायर राउंड का। क्या कांग्रेस जेडीएस गठबंधन कर्नाटक में बीजेपी को रोक पाएगा लोकसभा चुनाव में? नरेंद्र तनेजा? प्रश्न ही नहीं उठता। नहीं। नो। शुभ्रांश? कर्नाटक से बीजेपी साफ हो गई है। यस। यस। रोली तिवारी मिश्रा? होपफुली यस। अफजल अब्बास? मुश्किल है। नो। निनाद सेठ? नहीं। टी.आर. रामचंद्रन? बीजेपी को थोड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल होगा हो गया, नहीं कि रोक पाएगा, तो आपका यस में जवाब ले लेते हैं। और आखिरी सवाल है, दक्षिण में इस बार भी क्या क्षेत्रीय राजनीति राष्ट्रीय राजनीति पर हावी रहेगी? नरेंद्र तनेजा जी? नो कमेंट। नो कमेंट्स। शुभ्रांश? यस। यस। रोली तिवारी? पूरे देश में ही क्षेत्रीय राजनीति जो केंद्रीय राजनीति उस पर हावी रहेगी। ओके, हाँ, मैं आपका और जवाब ले लेते खासकर हैं। उत्तर प्रदेश तस्वीर बदलने वाला है। ठीक है, यूपी में भी बात होगी, फिलहाल आज हम दक्षिण की बात कर रहे हैं। खैर, अफजल अब्बास? जी नहीं। नहीं। निनाद सेठ? हाँ। यस। टी.आर. रामचंद्रन? नहीं। नहीं। ओके, तो ये था हमारा रैपिड फायर राउंड, और अब बारी है आज के कड़क सवाल की, जो हम अपनी देश की जनता से पूछते हैं। कड़क सवाल में हम सीधा सवाल आज पूछ रहे हैं अपने व्यूअर्स से, देश की जनता से। तमिलनाडु में एआईएडीएमके से गठजोड़ से क्या बीजेपी को फायदा होगा? यह है आज हमारा कड़क सवाल। दर्शकों को अपनी राय देनी है। फेसबुक अगर यूज करते हैं तो @Z Business ऑनलाइन पर जाएं, यहां पर हमें आपको हमारा पेज दिखाई देगा, वहां पर पोल होगा, वहां पर आप यस या नो में अपना जवाब दे सकते हैं। और ट्विटर अगर यूज करते हैं तो हमारा हैंडल है @Z Business, तो हमारे ट्विटर हैंडल पर जाएं और वहां पर यस या नो में अपना जवाब दें। चलिए हम इस पर आगे करेंगे चर्चा, लेकिन शुरुआत में अब करता हूं टी.आर. रामचंद्रन, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। आपने दक्षिण भारत की राजनीति को देखा परखा है और वहां का विश्लेषण भी किया है। आज का जो मतदान है और जिस तरह से मतदान प्रतिशत उभर कर सामने आ रहा है दक्षिण भारतीय राज्यों से, तमिलनाडु में पिछली बार से ज्यादा वोटिंग हुई है। 5 बजे तक 74% से ज्यादा वोटिंग हुई है। पुदुचेरी में हालांकि एक ही सीट थी, लेकिन 82% मतदान हुआ है। कर्नाटक में थोड़ा 14 पर पिछली बार 61% वोट पड़े थे, माफ कीजिएगा 5 बजे तक इस बार 61% मतदान हुआ है। मैं थोड़ा उल्टा बोल गया, जबकि पिछली बार 68% से ज्यादा मतदान हुआ था। और तमिलनाडु में भी 5 बजे तक 61% वोटिंग हुई है। 2014 में यहां पर 74% वोटिंग हुई थी, यानी कि पिछली बार से कम वोटिंग परसेंटेज अभी जो हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से दर्ज किया गया है। कैसे एनालाइज करेंगे सर इस वोटिंग परसेंटेज को? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वोटिंग थोड़ा कम हुआ है, जितनी उम्मीद थी उतनी वोटिंग नहीं है। वो इसलिए थोड़े ताजुब है क्योंकि अगर अमूमन देखा जाए तो तमिलनाडु में वोटर बड़ी संख्या में बाहर निकल के आते हैं और वोट करते हैं। इस बार एक बहुत बड़ी मुश्किल जो सामना आ रही है एआईएडीएमके और डीएमके कि उनके दोनों दिग्गज नेता अब नहीं रहे। पर डीएमके का एक एडवांटेज ये है कि करुणानिधि साहब के बेटा स्टालिन को करुणानिधि ने खुद कहा कि उनके बाद स्टालिन पार्टी के डोर संभालेंगे।
पर एआईएडीएमके में मसला बहुत बड़ा है कि उनके पास कोई लीडर ना तो एमजीआर ना जयललिता के स्ट्रेंथ पे है। तो एआईएडीएम के लिए ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरी तरफ हम ये ना भूलें कि एआईएडीएमके दूसरी बार सत्ता में है। ये पिछले 40 साल में 42 सालों में ये सिर्फ दूसरी बार हुआ है कि एआईएडीएमके एक दूसरी बार कॉन्जिक्यूटिवली सत्ता में आई है चेन्नई में। अब रही बात वोटिंग की और क्या इस पे परसेप्शन है, हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एआईएडीएमके और डीएमके में 30% वोट इनका स्टैंडर्ड माना जाता है और इसके ऊपर कुछ माइनस प्लस 2-3% हो जाए तो जो विक्ट्री की मार्जिन है वो एकदम से बढ़ जाती है। और बाकी जो 40% है वो बाकी छोटे छोटे पार्टीज में बटे हुए हैं। वन ईयर्स हुआ, बाकी कास्ट एंड सब कास्ट हुई, उनमें बढ़ जाती हैं। लेकिन सर मैं थोड़ा सा ये थोड़ा जानना चाहूंगा आपसे। इस बार आपने कहा कि क्षेत्रीय राजनीति जो है वो राष्ट्रीय राजनीति पर हावी रहेगी, आपका जवाब था नहीं में। थोड़ा सा समझाएं कि क्योंकि हम बार बार देख रहे हैं कि रीजनलिज्म, जो पॉलिटिकल रीजनलिज्म जो उभर कर सामने आ रहा है और क्षेत्रवार बात हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज के गठजोड़ की, मुद्दों की, आप इस पे क्या समझते हैं कि तमिलनाडु में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है आपके मुताबिक, और कौन से राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे? देखिए, तमिलनाडु में शुरू से ही केंद्रीय मुद्दे इतने हावी नहीं होते। उनकी अपनी दिक्कतें हैं और उनकी अपनी समस्या स्टेट गवर्नमेंट्स रिजॉल्व करने की कोशिश करती हैं। दूसरी बार जो भी सरकार नई दिल्ली में आएगी और जो भी सरकार तमिलनाडु में आएगी, उसकी कोशिश रहेगी कि वो केंद्र में जो सरकार है उसके साथ दोस्ती बना के रखें, क्योंकि उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक, हम ये भी ना भूलें कि तमिलनाडु में रेट ऑफ ग्रोथ एनुअली 9% है और उससे कम गिरना नहीं दिया उन्होंने अभी तक। बट क्या ये रेट, वो स्टेडी रेट रख पाएंगे कि नहीं, उस पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ के आया है। बट बीजेपी के लिए एआईएडीएमके के अलावा और किसी के पास ओपनिंग नहीं थी, क्योंकि डीएमके के साथ कांग्रेस चला गया था पहले से ही। तो उनके पास सिर्फ ये एक ऑल्टरनेटिव बचा था। पर इस ऑल्टरनेटिव से क्या उनको जितना फायदा वो उम्मीद कर रहे हैं कि उनको होगा, वो मिलेगा कि नहीं, उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और आखिरकार बीजेपी को एक सीट पूरे तमिलनाडु से पिछली बार मिला था 39 सीट्स में से, और इस बार उनके पास 5 सीट हैं जिसमें से वो लड़ रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। ऐसे में अगर वो कुछ सीटें भी अगर ले आती है एआईएडीएमके के सहयोग से, तो उसके लिए विन विन सिचुएशन ही होगी। इस पर रिएक्शन ले लेते हैं नरेंद्र तनेजा जी से। नरेंद्र जी, सबसे पहला सवाल तो बुनियादी सवाल, जो आज का जो वोटिंग परसेंटेज है, पिछली बार इन 95 सीट्स पर 70% के आसपास वोटिंग हुई थी और अब हमारे पास जो डेटा है वो 61% से ज्यादा का है, यानी कि पिछली बार से कम वोटिंग हुई है। इसे बीजेपी फिलहाल कैसे एसेस कर रही है? बाद में मैं दक्षिण भारत की आपसे बात करूं। देखिए, जो ये थोड़ा सा ताज्जुब है, क्योंकि आम तौर से तमिलनाडु में जो परसेंटेज ठीक ठाक होता है, काफ़ी हेल्दी होता है। अब क्या उसकी वजह है, उसको तो थोड़ा समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। क्या मौसम कोई वजह है या क्या कुछ अन्य कारण है, या क्योंकि वो जो 2 बड़े दिग्गज नेता वहाँ पे थे, वहाँ की जो राजनीति का आकाश है उसमें 40 साल तक वही दिखा करते थे और वो दोनों दिग्गज नेता नहीं हैं। तो क्या उस वजह से कुछ लोगों में उदासीनता आ गई कि भाई ना करुणानिधि जी हैं ना जयललिता जी हैं? क्या उदासीनता है? और जो उनके सामने विकल्प है उससे वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। तो ये कुछ बातें हो सकती है, लेकिन मैंने जैसे कहा ये विश्लेषण का विषय रहेगा। लेकिन देखिए, जो भारतीय, और एक बात आपने भी कमेंट में करी, ये बहुत भारत में, ये हमारा जो देश है वो इस तरीके का देश है, हमारा बड़ा कॉम्प्लेक्स कंट्री है। हमारे देश में तमाम रीजन्स की अपनी संस्कृति, इतिहास, भाषा सब कुछ अलग होता है, राजनीतिक शैली भी अलग होती है। तो हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय दल भी होते हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं रीजनल पार्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं।
अगर आपको आसाम में जाना है, मिजोरम में बड़ा बनना है, केरल में बड़ा बनना है, तो आपको रीजनल कैरेक्टरिस्टिक, चाहे आप राष्ट्रीय दल है, लेकिन वो अडॉप्ट करने पड़ते हैं। वो कांग्रेस ने भी किया था, भारतीय जनता पार्टी भी करती है। तो वो गुण आपको लाने पड़ते हैं, तभी आप लोगों से कनेक्ट हो पाते, नहीं तो हो नहीं पाते। तो जहां तक जो रीजनल पार्टीज वहां पे अपनी, जैसे तमिलनाडु में बात है, एआईडीएमके हो गई, डीएमके हो गई, या केरला में आपने देखा कि वहां पे पहले असली जो मुद्दा होता था लेफ्ट और कांग्रेस का होता था। आज जाइए, चर्चा करिए लोगों से। अब लेफ्ट के बाद जो नाम लिया जाता है वो बीजेपी का लिया जाता है। कर्नाटक में भी पहले तो यही बात हुआ करती थी। आज कर्नाटक के अंदर आप देखिएगा 23 मई को जब रिजल्ट आएंगे कि हमारी परफॉर्मेंस वहाँ कितनी बेहतर होती है। तो दक्षिण भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी प्रभाव बढ़ा है, धीरे धीरे जहाँ कम है वहाँ बढ़ रहा है। और जहाँ तक तमिलनाडु की बात है, वहाँ के पॉलिटिक्स थोड़ी अलग रही है, हमने देखा है, उसका एक अलग इतिहास है। तो हम जुड़ के वहाँ पर चल रहे हैं। और जो कांग्रेस को, जो स्टालिन साहब पहले आदमी थे जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, उनका आपस में एक अलायंस है। तो ये सब देखिए, राजनीति में आपको संभावनाएं, रियलिटी दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जिस हिसाब से प्रभाव क्षेत्र बढ़ रहा है दक्षिण भारत में, और जो खासतौर से तमाम ऐसे राज्यों में जहां लोग कहते थे हम जा ही नहीं सकते कभी, मैं केरला का उदाहरण आपको दे रहा हूं, तो उससे हम लोग काफी संतुष्ट हैं। और यही चीज आपको जो है अलायंस के रूप में दिखेगी, या हमारी अपनी सीट में दिखेगी, या आपको 23 मई को नजर आएगी। ऑलराइट शुभ्रांश, मैं भी आपसे बुनियादी सवाल की शुरुआत आपसे इसी से करूंगा। कांग्रेस या विपक्षी दल कैसे एनालाइज कर रहे हैं आज के ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज को? मैं राज्यवार बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल जो हुआ है 70% पिछली बार था इन 95 सीट्स पर, इस बार 61% के आसपास है, कम हुआ है। और कहा यह जाता है कि अगर कम वोटिंग हुई है तो दोस्त के मायने निकाले जाते हैं, या तो मतदाताओं में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है, यथास्थिति बरकरार रखना ही इसे कहा जाएगा। कि आप किस तरह से एसेस करेंगे? देखिए दीपक, अगर मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाऊं तो दो बातें बिल्कुल क्लियर हैं। पहला ये कि अगर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, इसका मतलब लोग नाराज हैं और वो वोट देने नहीं गए। लोग क्यों नाराज हैं? अगर आपकी उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, तमाम सारी योजनाएं होने के बावजूद भी, इसका मतलब वो वहां भी वोट आपके उल्टा पड़ा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां जो भी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है और जो वहां पे स्टेट में गवर्नमेंट है, उनके खिलाफ भी लोगों ने वोट दिया है। तो आज जो कुछ भी 95 सीटों का और 12 राज्यों में जो कुछ भी नुकसान करने का, गंवाने का, वो सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के कोटे से ही जा रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, अभी आपने एक बड़ा सुंदर सा परसेंटेज जिक्र किया तमिलनाडु का, 2014 में 74.4% और 2019 में 61%। 14% वोट गिरने का मतलब यह है कि जो 2014 में अम्मा के पास वहां 98% कंट्रोल था, वो अम्मा के जाने के बाद वो कंट्रोल खत्म हो गया। और जहां तक दीपक मुझे जानकारी है, जितना मैं राजनीति के सब्जेक्ट को समझता हूं या पढ़ पाता हूं, कि 2% के वोट के मार्जिन से सीटों का बदल जाता है। तो यहां तो 14% और 12% का खेल आ रहा है। तो ये अवश्य ही बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है एनडीए बेस्ड बीजेपी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि अब देश के लोग जान गए हैं कि भैया बातों से, आश्वासन से लोगों का पेट नहीं भर सकता। और एक इंपॉर्टेंट बात और है, जो कल एक घटना घटी है कि मैं इस बात को बहुत यकीन के साथ और मजबूती के साथ कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में डिजिटल विकास खूब हुआ। हर आदमी एक दूसरे के साथ सोशली बहुत जुड़ गया। हर आदमी का सुख एक दूसरे का सुख है और दुख भी एक दूसरे का दुख है। तो कल जेट एयरवेज के इतिहास में, एयर एविएशन के इतिहास में 22,000 एम्प्लॉइयों को रातों रात उनकी जॉब से गुड बाय होना पड़ा। अब सोचिए कि ये 22,000 वो शहरी लोग हैं जो मुद्दों पे पॉइंट वाइज बाद में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, बीजेपी वोटर रहे हैं, पॉइंटेड मुद्दों पे कभी और बात करेंगे। शुभ्रांश, मैं फर्स्ट राउंड में मैं सबके रिएक्शंस लेना चाहूंगा। मैं सबको मौका दे रहा हूं इसीलिए, मैं थोड़ा, क्योंकि मैं खुद समझना चाह रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज इस वोट प्रतिशत को दरअसल अपने हिसाब से किस तरह से ले रही हैं। रोली तिवारी मिश्रा, आप हमें थोड़ा सा बताइए, आप किस तरह से एसेस कर रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो आप कह रहे हैं कि बदलाव की बयार है, और अक्सर ये कहा जाता है कि अगर बदलाव की बयार चल रही है, लोगों के जहन में अगर बदलाव की कोई भावना है तो ज्यादा वोटिंग होती है। ये एक बड़ा बुनियादी सा सिद्धांत है वोटिंग परसेंटेज को लेकर। ये कभी गलत भी होता है, लेकिन ज्यादातर बार सही भी साबित हुआ है। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि वोटिंग को लेकर तो बहुत ज्यादा उत्साह दिखा नहीं है लोगों में पिछली बार के मुकाबले। पिछली बार लगभग 62% वोटिंग हुई थी और इस बार 58 पे आकर रुक गई है इन 8 सीटों पर। कैसे फिर आप ये मानेंगे कि बदलाव की बयार है 8 सीटों पर और सत्ताधारी दल को कोई नुकसान होगा?
दीपक जी, मैंने बहुत ही ज़्यादा संजीदगी से 2014 का चुनाव उत्तर प्रदेश में ज़मीन पर रह कर के देखा था और 2019 का चुनाव भी मैंने ज़मीन पर रह कर के देखा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, ब्रज क्षेत्र से, जहाँ से मैं आती हूँ, जहाँ से मैं राजनीति करती हूँ, उसी ब्रज क्षेत्र में ये दूसरे चरण का चुनाव हुआ था। अगर आप यहाँ से लेके चाहे बुलंदशहर की बात कर लें, अमरोहा की बात कर लें, नगीना की बात कर लें, चाहे आप मथुरा की बात कर लें, फतेहपुर सीकरी की बात कर लें, आप आगरा की बात कर लें, अलीगढ़ की बात कर लें और हाथरस की बात कर लें, तो ये जो सीटें हैं इनमें पूरी तरीके से आज महागठबंधन का प्रभाव देखने पर आया। दूसरी चीज़ ये कि इस बार जो सवर्ण वोटर था वो घर से बाहर निकल करके वोट डालने नहीं आया। ये बात मैं बहुत दावे के साथ इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि बनिया जो हमारे यहाँ का वैश्य वोटर है वो कहीं ना कहीं जीएसटी और नोटबंदी से बड़ा खफा और परेशान था और शायद एक कारण ये था कि वो किसी और पार्टी को अगर वोट नहीं भी करना चाहता था, मन से अगर उसका झुकाव या सवर्ण का कुछ झुकाव अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ थे तो उन्होंने वो बूथ तक आए नहीं वोट डालने। एक बड़ी मात्रा में एक बड़ा सवर्ण वर्ग वोट डालने के लिए नहीं आया और उसके विपरीत जो पिछड़ी जातियां थीं, दलित हमारे यहाँ का है, माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हैं, माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से आज उन्होंने पूरा बूथ और पूरे क्षेत्र भर दिया। तो जो ये वोट की हम लोगों ने ज़मीनी तौर पर इस हकीकत को देखा है तो कहीं ना कहीं मैं आपको यहाँ से बैठ करके सीट बता सकती हूँ कि हाथरस हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं, अलीगढ़ हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं, आगरा हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं, जिसकी की संभावना बहुत कम होती है। आगरा में पिछले 10 वर्षों से जो शासन था और फतेहपुर सीकरी भी हमारी बहुत बड़ी जीत दर्ज हो सकती है। हालांकि वहां से राज बब्बर साहब कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, लेकिन जीत इसलिए दर्ज हो सकती है ओके मैम, ओके, आपका कमेंट मैंने लिया, ओपनिंग कमेंट लिया, मैं आगे बढ़ता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने ठीक है मैम, सीट वाइज चर्चा करेंगे तो काफी लंबा इसमें हो जाएगा। मैं तो ओवरऑल थोड़ा सा आपका असेसमेंट जानना चाह रहा था। अफजल अब्बास, इससे पहले कि मैं निनाद सेठ के पास आऊं और ओवरऑल एसेस करूं, इसका पूरी विश्लेषण करूं, अफजल अब्बास आप क्या देखते हैं बिहार में जो कम मतदान रहा है पिछली बार के मुकाबले, उसके आप क्या कारण मानते हैं और आपके लिए उसके क्या मायने हैं राजनीतिक? देखिए, पिछली बार के तुलना में इस बार जाहिर से 2-3% गालिबन 3%, 3.5% के आसपास कम रहा है। मेरा मानना है कि उस वक्त तो एक तो उस वक्त हम एनडीए से अलग थे। 2014 में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, जेडीयू अलग लड़ा था। दूसरी बात यह कि उसको आज की हम वोट के परसेंटेज पे नहीं जा रहे हैं, हम कम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। हम जब साथ आए हैं तो मेरा लगभग 17% वोट जेडीयू का एनडीए के साथ आया। नीतीश कुमार जी जेडीयू और बीजेपी और 7% 8% के आसपास करीब एलजेपी का होता है। तो हम इस फ्रेम में देखें तो हम कहीं भी हैं तो हम मतलब महागठबंधन से आ गए। दूसरी बात यह कि ये जो आज जो चुनाव बिहार में 5 सीटों का चुनाव हुआ वो पहले भी एनडीए का नहीं रहा है। एक सीट पे हम जब अलग लड़े थे तो एक सीट पूर्णिया हम लोगों ने जीता था, बाकी के सब पे सब महागठबंधन एनसीपी का हो या आरजेडी का कब्जा था। हम इस फेज में अगर हम मैक्सिमम सीट जीतने की हमें उम्मीद है, जिस तरह से ग्राउंड पे हमारे बहुत सारे लोगों से बातें जो हुई हैं उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम सीट हम जीतने जा रहे हैं। Okay. लड़ाई थोड़ा क्रुशियल तो है, इससे इनकार मैं नहीं कर सकता, लेकिन सीट हम जीतेंगे, 5 का 5 हम जीतने की संभावना रखते हैं। ऑलराइट, निनाद सेठ, मैं आखिर में आपके पास इसीलिए आया ताकि आप भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके दावे और इरादों को समझ लें और उसके बाद जो आज हकीकत हमारे सामने है वोट परसेंटेज के रूप में, फिर आप उसका विश्लेषण करें। क्या ये जो वोटिंग परसेंटेज है 70 से गिरकर 61% और साउथ में भी ये वोट गिरा है, कमोबेश हर राज्य में गिरा है, क्या आप एसेस करते हैं क्या हुआ है आखिर? देखिए, वोटिंग परसेंटेज को पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, पर पता है अगर कम होता है तो ज़्यादातर दिखाता है कि वोटर अगर आप हिस्ट्री देखें तो ज़्यादातर यही दिखाता है कि वोटर अगर कम वोट डालने गए तो वो ज़्यादा परेशान नहीं है, स्टेटस को की तरफ हिंट करता है। पर हमने देखना ये है कि यहाँ पे सबसे बढ़िया चांस है ओपोजिशन के लिए। ये जो सीटें हैं 96 सीटें, वहाँ ओपोजिशन का दबदबा रूलिंग पार्टी से ज़्यादा है। पिछली बार 27 सीटें इसमें से बीजेपी निकाल के ले गई थी। अगर वो 27 सीटें मेंटेन भी करती हैं और 2-3 ऐड कर देती हैं तो उन्होंने अपना काम कर दिया, क्योंकि उनका जो असली है वो हिंदी हार्टलैंड में है, वो अगले राउंड में और इससे पहले वाले राउंड में हुआ था। अब यहाँ 3 चीज़ें हैं। पहली बात, मुझे लगता है कि तमिलनाडु में वोटिंग परसेंटेज एक तो इसलिए लो था क्योंकि 2 सुपरस्टार्स नहीं थे। तमिलनाडु में हमने समझना चाहिए कि ना राष्ट्रवाद चलता है,
ना करप्शन एक इश्यू होता है, दे आर ओके विद करप्शन। ना राष्ट्रवाद चलता है, ना करप्शन चलता है, और ना फैमिली में कोई उनको दिक्कत है कि भाई हमारे इसके डैडी भी लड़े थे, इसके दादा भी लड़े थे। वहां चलती है सिर्फ दो चीजें, क्या सुपरस्टार है इलेक्शन में कि नहीं है, और दूसरी चीज क्या हमको कुछ मुफ्त में मिल रहा है कि नहीं। 2 रुपए की अम्मा कैंटीन हो गई। तमिलनाडु में वेलफेयर स्टेट ही चलता है और सुपरस्टार चलते हैं। मुझे लगता है इस बार डीएमके को ज्यादा चांस मिलेगा, क्योंकि एआईएडीएमके थोड़ा सा डिसहरे में है, और एक डायरेक्ट इफ यू लाइक उनको कनेक्शन नहीं मिला है जयललिता से, जहां तक स्टालिन को मिला है डीएमके में, और एक एंटी इनकम्बेंसी भी है। तो ये प्रॉक्सी वॉर में कांग्रेस को हेल्प करेगा। पर कर्नाटक मुझे लगता है लोगों को सरप्राइज करेगा। 18 सीटें थी, उसमें से 16 सीटें के आसपास आने का मुझे लगता है बीजेपी एक स्वीप की तरफ बढ़ेगी कर्नाटक में, क्योंकि लोग बिल्कुल भी बहुत ज्यादा परेशान है जिस तरह की चीटिंग हुई और जिस तरह का गठबंधन या ठगबंधन कुछ लोग कहते हैं वहां पे हुआ। मैं एक बात और कहूंगा कि साउथ इंडिया में ये हमने नहीं भूलना चाहिए कि कर्नाटक में अगर ये 20 सीट ले आते हैं या 18 सीट ले आते, अभी तो 18 सीटें हैं इस पर्टिकुलर उसमें, तो एक बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा सेंटर में, क्योंकि जो लॉस हम देख रहे हैं महागठबंधन में, उसका मेकअप करने का एक तरीका है ये। तो ओवरऑल मैं अभी भी कहूंगा कि अगर स्टेटस को मेंटेन करते हैं, 27 सीट जो लाए थे वो ले आते हैं और 2-3 ऐड करते हैं, तो बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि दे हैव नथिंग टू लूज हियर एंड ऑपोजिशन हैज एवरीथिंग टू गेन। बिल्कुल। टी.आर. रामचंद्रन जी, बीजेपी को खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, खासकर साउथ में। क्विक आंसर। हाँ, मैं टी.आर. रामचंद्रन जी क्विक आंसर मैं इस पे देना चाहूंगा। मैं ओके, एक सेकंड, बस ठीक है, 10 सेकंड। ठीक है, पहले शुभ्रांश के बाद चलिए। दिनाथ सेठ जी ने जैसा कहा कि कर्नाटक में बीजेपी एक बहुत बड़ा स्वीप लेकर है, जो भी 22-23 सीट लेकर जीतेगी। मैं अफजल अब्बास जी की बात को थोड़ा आगे करता हूं कि इनका जेडीयू का 17% वोट बीजेपी के साथ मिलने के बाद बिहार की पिक्चर बदल जाती है, और अगर कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस का वोट मिल जाता तो वहां पिक्चर नहीं बदलती। ये कहां का ऑब्जर्वेशन और ये कहां का कैलकुलेशन है? लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी से बहुत ज्यादा फर्क है। आप जो कह रहे हैं उसमें कोई सेंस नहीं है। लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी थी, इसीलिए ये फर्क पड़ेगा। लार्जेस्ट पार्टी कौन थी? बीजेपी थी। लार्जेस्ट पार्टी का विनिंग गेम किसका हुआ? चिल्लाने से फर्क नहीं पड़ेगा। ये लगता है कि कर्नाटक में अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान होगा तो भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जो भी 2 पार्टियां थी इलेक्शन से पहले, असेंबली इलेक्शन से पहले जो भी रहा होगा, लेकिन असेंबली इलेक्शन के बाद पैक्ट और अलायंस बनने के बाद वोटर आपस में समझ गए हैं, क्योंकि उनका कैडर बेस लोकसभा में जो नंबर्स आप देखेंगे। ऑलराइट, नरेंद्र तनेजा जी कुछ कहना चाह रहे। नरेंद्र जी, कांग्रेस का कहना है कि सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को दक्षिण में होगा। देखिए मैं जैसे मेरे साथी ने बताया कि जो हम सीट डिफेंड कर रहे हैं 27 है, जाहिर है हम उसमें ऐड करना चाहते हैं। बात पहले मैं 2 पॉइंट करूंगा, ब्रज क्षेत्र की और कर्नाटक की। कर्नाटक के अंदर आप देख रहे हैं कि कुमारस्वामी जो वो मुख्यमंत्री हैं, उनके चेहरे जब भी आपको टेलीविजन पे दिखते हैं तो उसमें ज़्यादातर आंसू दिखते हैं, मुस्कुराहट नहीं दिखती है। अच्छा, और जो वर्कर इनके नीचे हैं, जेडीएस के वगैरह कांग्रेस के, आपस में नेताओं ने तो अपना कर लिया अलायंस, लेकिन नीचे कोई केमिस्ट्री काम नहीं कर रही है। वही स्थिति है जो सपा बसपा की उत्तर प्रदेश में है, नीचे नहीं केमिस्ट्री काम कर रही। जब तक वर्कर लेवल पे केमिस्ट्री नहीं काम करती है तो फिर नेता के आंख में आंसू ही आते हैं। कोई छुपा ले तो अलग बात है, लेकिन कुमारस्वामी साहब तो नहीं छुपा पाते, और आज तमाम उनके वर्कर कहते हैं आप जाइए, बीजेपी के पास जाना चाहिए था, पूरी पार्टी को विलय कर दीजिए, यहां तक उनके वर्कर बोलते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि कर्नाटक के अंदर 10 सेकंड का नहीं, एक करके शुभ्रांश एक करके शुभ्रांश आ रहा हूं, आपके पास आऊंगा। नरेंद्र जी को बात पूरी करने दीजिए, मैं आऊंगा। नहीं साहब, मैं तू में बहस करता नहीं, सरकार आप बोलिए। हाँ नरेंद्र जी, प्लीज कैरी ऑन। नरेंद्र जी एक करके बात कर ले, वो ज्यादा सही रहेगा, मंडी ना लगाएं, है ना। तो देखिए अब उसमें यह है कि कर्नाटक के अंदर आप देखिएगा, चूंकि कांग्रेस और जेडीएस की जमीन से लेकर के 20 तक आपस में इनका कुरुक्षेत्र चल रहा है, उसका नतीजा यह है कि वहां पे जो रिजल्ट आने वाले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इतने अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं कि जो लोग आज जो तस्वीर खींच रहे हैं 23 मई को उनको अपनी तस्वीर वापस लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक सरप्राइज होने वाला है। उसके बाद कुमारस्वामी जी क्या करते हैं, देवगौड़ा जी क्या करते हैं, वो भी फिर आप उस पर भी जरा नजर रखिएगा। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, मेरे एक साथी ने, को पैनलिस्ट ने यहां पर जिक्र किया कि भाई हम लोग आगरा भी हार रहे हैं, मथुरा भी हार रहे हैं, फतेह सब कुछ हार रहे हैं। देखिए ऐसा आपको अधिकार है, आप जो कुछ बोलिए, और मैं वहीं का रहने वाला हूं, वहीं राजनीति करता हूं,
है ना, और मैं वहीं पैदा हुआ, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये आपका आकलन, ये आपकी इच्छा हो सकती है, विश हो सकती है, लेकिन ये आकलन एक्यूरेट नहीं है कि भाई बनिया ने वोट नहीं दिया, नहीं दिया, उसका तो भी एनालिसिस की जरूरत है। एग्जिट पोल आएंगे तो थोड़ी बहुत पिक्चर क्लियर होगी इसको लेकर के। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी स्थिति जो आज जितनी जगह हुए हैं, हमारी स्थिति बहुत मजबूत है, और आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से सपा बसपा के नीचे केमिस्ट्री बिल्कुल फेल हो चुकी है, उसका लाभ भी हमको मिलेगा। शुभ्रांश, अब जरा फटाफट से अपनी बात रखिए, फिर मैं आगे बढ़ना। तनेजा साहब, सारे शब्दों का सम्मान रखते हुए आपसे मैं माफी चाहूंगा कि मैंने आपकी बात को काट दिया। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप बार बार आप लोग अपने दर्शकों को यह ना कहें कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 27 सीटों पे लड़ रही है। एआईएडीएमके की भी पूरी सीट आपकी ही थी, पहले तो इसको आप कंफर्म कर लीजिए। तो वहां की 38 और यहां की 27, इसको जोड़ने के बाद बात करिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो बिल्कुल सही जिक्र किया कि आप उत्तर प्रदेश में सब कुछ जीत रहे हैं। अरे सर, अगर आप सब कुछ जीत रहे होते तो धर्म का कार्ड फेल, साध्वी का कार्ड फेल, कल प्राइम मिनिस्टर को फिर से ओबीसी का इमोशनल कार्ड खेलना पड़ गया। उसी ओबीसी का इमोशनल कार्ड खेलना पड़ गया जहां प्रधानमंत्री के बड़े भाई ने खुद कहा, जातीय सूचक शब्द इस्तेमाल करते हुए, कि हम ठाकुरों के ऊपर अपना शासन करते हैं। तो अगर इतनी अच्छी व्यवस्था सर रहती तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के कार्ड की जरूरत पड़ेगी। नरेंद्र जी। हाँ, देखिए, नहीं, मैं देखिए आपके जो विचार है मैं सहमत नहीं हूं, पर पूरा सम्मान करता हूं। आपने जरूर कोई ना कोई अध्ययन करके ये बात कही होगी, लेकिन हमारा जहां तक बात है कि हम जिस बुनियाद पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो हमने काम किया है, आप संपन्न लोगों में, मैं भी संपन्न में आता हूं, वो 67% लोग जिनके अकाउंट नहीं थे खुल गए, वो हमको वोट देंगे। जिनके यहाँ कभी गैस का चूल्हा उन्होंने जिंदगी में नहीं देता था, वो हमको वोट देंगे। जिनके घर अंधेर था, बिजली पहुंची, वो हमको वोट देंगे। हम जिनके घर सड़क पहुंच गई, वो हमको वोट, हम काम पे कर रहे हैं। हमारा जो मूलभूत जिस पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा काम है, और पूरे देश में हमारा काम बोल रहा है, उसी को लेकर हम आश्वस्त है, उसी को लेकर हम आश्वस्त हैं कि आगे हमको एक टर्म और मिलेगा, और आने वाले लंबे समय तक जो भारत की जो थोड़ी बहुत गरीबी रह गई है और जो विकास की, और हम उसको पूरा करेंगे। बाकी जो आपने जिक्र किया, जिन बातों का, चुनाव का मौसम होता है, तरह तरह की बातें होती है, लेकिन हमारा फोकस ये है कि हम भारत को कैसे समृद्ध बना सकते हैं। हमारी वही मंजिल है, वही रास्ता है, वही अकाउंट वालों से मिनिमम बैलेंस का चार्ज स्टेट बैंक और बाकी बैंकों ने काटा, जिसकी संख्या 2100 करोड़ रुपया है। मुझे लगता है वापस मुद्दे की तरफ आते हैं। आज का सेकेंड राउंड का जो मतदान हुआ है उसका असेसमेंट कर रहे हैं। चाहे तो मैं इसका जवाब दे सकता हूं, लेकिन महानगर में जो लोग रहते हैं उनकी आप नौकरी छीन गए। विकास तो आपने किया, लेकिन बिल्कुल किया जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी पे किया, सॉफ्टवेयर पे किया। जो जमीन पे जिसका अकाउंट खुला, ओके तनेजा जी, कोई आप इसका जवाब दे दें, फिर हम वापस मुद्दे की तरफ लौटते हैं। अब सवाल उठाया तो जवाब भी सुन लीजिए। फिर सुन लीजिए, 30 सेकंड, हाँ 30 सेकंड, आप जवाब सुन लीजिए। देखिए, दो आपने बिंदु उठाए। एक बिंदु आपका ये था, आपकी जानकारी के लिए, चाहे तो आप आरबीआई से डेटा ले लीजिए, जितने जनधन में हमने खोले हैं, जितने जनधन में हमने अकाउंट खोले हैं, जनधन में जितने अकाउंट खोले हैं, उसमें से 85% अकाउंट फुल्ली ऑपरेशनल हैं, और वो स्वस्थ अकाउंट हैं। पहली बात। दूसरी, आप जेट एयरवेज की तरफ इशारा कर रहे हैं। जेट एयरवेज, एयर इंडिया सरकार के पास है, कैसे मिसमैनेज कांग्रेस ने किया सब जानते हैं, हम उसको संभाले हुए हैं। हम जो है टैक्स पेयर का और आपका पैसा हम उसमें नहीं लगाएंगे, वो दोबारा जल्दी वापस आएगी, लेकिन अपने तरीके से आएगी, कॉमर्शियल वायबिलिटी पे आएगी। हम यहाँ पे कोई हम यकीन नहीं रखते हैं कि आपका पैसा जो है ऐसी जगह लगाए जहां हमारा लगाने का कोई दायित्व नहीं बनता। ओके रोली तिवारी, आपका फटाफट से मैं रिएक्शन लेता हूं। आप कुछ बोलना चाह रही थी बहुत देर से, फिर मुझे आगे बढ़ना है मैम, क्विकली मैम। देखिए, मैं बड़े सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से ये कहना चाहती हूँ कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में उनका सफाया होने वाला है, और उत्तर प्रदेश ही अब निर्धारित करेगा कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। दूसरे चरण के चुनाव के बाद हम लोग कम से कम इतना आश्वस्त हैं, और ये जो आश्वस्त हम हुए हैं, ये आज की वोटिंग को देख करके हुए हैं, पोलिंग बूथ को देख करके हुए हैं, ज़मीनी तौर पर देख करके हुए। हालांकि ईवीएम की तमाम घटनाएं सामने आई हैं, जिसकी शायद कोशिश की जाती रही होगी प्रथम चरण के चुनाव के बाद, लेकिन फिर भी वोटर में आज जो उत्साह था, उसके बाद मैं कह सकती हूँ। दूसरी चीज नहीं, कुछ जो मेरे पास, मैं अभी ये चेक कर रही थी, कुछ सूचनाएं मेरे पास आई हैं कि जिसमें कहीं जलाई गई है, जहां कमल दबाए वहां लोगों ने ईवीएम फेंकी है, ऐसी कुछ घटनाएं आई हैं। लेकिन उसके बाद भी जो वोटर है वो सतर्क है पूरी तरीके से। चुनाव आयोग से लेकर हर दरवाजा आपने खटखटाया, पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए आप ईवीएम को लेकर अभी भी?
एक और बहुत बड़ी बात बताना चाहती हूँ। हाँ। वो बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि दक्षिण से लेकर के दक्षिण से कांग्रेस के, अगर वहां कोई प्रवक्ता बैठे हो, वहां पर कांग्रेस घेर रही है। जो आपको ये बड़ा एक सब्ज बाग सा दिख रहा है कि नहीं हम लोग आ जाएंगे, तो ये बात ज़रूर है कि करुणानिधि जी और जयललिता के जाने के बाद तमिलनाडु में थोड़ा सा माहौल जो है वो अलग है, लेकिन उसका रुझान कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति नहीं है। चाहे आप कर्नाटक की बात कर लीजिए, चाहे आप केरला की बात कर लीजिए, चाहे आप इस तरफ उड़ीसा की बात कर लीजिए। तो जो अभी की जो स्थिति है उसमें उत्तर प्रदेश तो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। और जो भाई साहब कह रहे थे कि हमने काम बहुत किए हैं, योगी सरकार के 2 साल के शासनकाल में आप 5 काम उंगलियों पे मुझे नहीं गिना सकते हैं, सिवाय अखिलेश यादव जी के किए हुए कामों का फीता काटना और दोबारा उद्घाटन करने के अलावा कोई काम नहीं किया। यहां तक की बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि 108 जो एम्बुलेंस योजना थी वो बंद कर दी, 1090 परेशानी में पड़ गया, 100 नंबर जो हमने कहीं अमेरिका की तर्ज पर बनाया था वो उसके पुलिस वाले मैं टीआर रामचंद्रन जी के पास वापस जाता हूं और वापस मुद्दे की तरफ आते हैं। आज के जो आंकड़े हमारे सामने हैं चुनाव के, उसका थोड़ा असेसमेंट कर लेते हैं। कहीं लॉ एंड ऑर्डर सरकार की स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है। ठीक है मैम, हम थोड़ा आज जो डिबेट का जो हम एंगल रख रहे हैं वो लगातार हम एक ही बात पे हम स्टिक हुए हैं, वो है जो वोटिंग परसेंटेज है, जो वोटर टर्नआउट है, उसके क्या समीकरण, क्या मायने निकाले जाएं। टीआर रामचंद्रन, अब जाहिर सी बात है बीजेपी के पास, बीजेपी को डिफेंड करने के लिए ज्यादा सीटें हैं। 27 सीटें दांव पर थी पिछली बार 95 में से। पश्चिमी यूपी की 8 की 8 सीटें उनके पास थी। छत्तीसगढ़ की 3 सीटें जो इस बार में थी वो उनके पास थी। कर्नाटक की 6 सीटों पर बीजेपी जीती थी पिछली बार, हालांकि कांग्रेस भी 6 सीट पर ही जीती थी। महाराष्ट्र की 4 सीटें बीजेपी के पास थी और असम की 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। जाहिर सी बात है जो ज्यादा स्टेक पर है वो बीजेपी की जो सीट्स हैं वो ज्यादा दांव पर हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती है। पहली चुनौती है कि इन सीटों को डिफेंड करना, प्लस नई सीटें भी लेकर आना। जो दक्षिण भारत में जो नए समीकरण उभरे हैं और बीजेपी ने एग्रेसिव कैंपेन के जरिए अपने प्रचार अभियान को वहां तक पहुंचाया, और बीजेपी का दावा है कि जो केंद्र की जो नीतियां हैं वो भी राज्य तक पहुंची हैं। इसीलिए जो सेंट्रल का जो टाई अप है, जो स्टेट गवर्नमेंट में जो रूलिंग पार्टी है उसके साथ हुआ है। क्या आपको लगता है कि इस बार बीजेपी दक्षिण भारत में और खासकर तमिलनाडु में सिर्फ एआईडीएमके और पीएमके पर ही बैंक कर रही है, या उसका कोई अपना वजूद भी है जो उसे आगे ले जाने में कोशिश करेगा? देखिए, मेरे ख्याल में एक चीज हम लोगों को ठीक तरह समझ लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि दक्षिण भारत से लोकसभा में 130 सीटें हैं और बीजेपी चाहती है कि ये वर्जन ग्राउंड है उसके लिए, और दक्षिण से वो जितने सीट समेटे उतना उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उनकी कुछ सीटें हिंदी बेल्ट से घटेंगी और खासकर उत्तर प्रदेश से। 2 अदर कंसंट्रेशन उनका है कि वेस्ट बंगाल में भी कंसंट्रेट कर रहे हैं और ओडिशा में भी कंसंट्रेट कर रहे हैं। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में जो भी वो कर रहे हैं वो सबके सामने है। पर दक्षिण को आप कैसे नकारेंगे? कर्नाटका में बीजेपी की पकड़ है। तमिलनाडु जो सबसे बड़ा राज्य है और मैक्सिमम नंबर ऑफ 39 सीट्स लोकसभा भेजता है, वहां पर उनकी कोशिश है वो इनरोड करें, और अगर यहां से मिलजुल के उनको कोई अच्छी सीट स्ट्रेंथ मिल जाती है तो उनके लिए फायदेमंद होगा। फिलहाल उनका पूरा दक्षिण भारत से मिलके 21 सीटें हैं उनके पास लोकसभा में। 21 सीटों से तो काम बनेगा नहीं। पता नहीं उनको 21 सीटें इस बार मिलेंगी कि नहीं। अब कोशिश ये है कि तमिलनाडु में उनको ब्रेक थ्रू हो जाए, कर्नाटक में सीट रिटेन ही ना करें पर उसको इम्प्रूव करें, और बाकी जगहों से आंध्रा से उनको पिछली बार 3 सीटें मिली और तमिलनाडु से 1 सीट मिली। 17 सीटें कर्नाटका से मिली, 28 सीट। नहीं, बट सर क्या आप ये कह सकते हैं कि बेस्ट केस सिनारियो है बीजेपी के लिए दक्षिण भारत में? क्या अगर 21 सीटें 130 में से, तो क्या ये बेस्ट केस सिनारियो है बीजेपी के लिए? देखिए, ये कोई बेस्ट बेट बिल्कुल नहीं है। मेरे हिसाब से उनके सीटें मल्टीफोल्ड होनी चाहिए। 21 सीटों से उनका काम बनने वाला नहीं है। 21 सीटों से तो ज्यादा वो यूपी में हार जाएंगे अगर सिंपल कैलकुलेशन भी आप करेंगे। 71 सीट लाना अपने आप में यूपी में 80 सीटों में से कोई छोटा काम नहीं है।
और ये अमूमन रिपीट ऐसे ही नहीं हो जाता कि आप पिछली बार इतने लाए और इस बार आप 74 या 75 लाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये टॉक तो ठीक है। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल कहेगी हम जो पिछली बार लाए थे उससे ज्यादा लाएंगे। Alright, पर आप रिसेंट हिस्ट्री देख लीजिए, ये रिपीट नहीं होता है यूपी में। ऑल राइट, ठीक है। यूपी से अलग आपने एक इंपॉर्टेंट चीज उठाई है कि नई सीटों के लिए बीजेपी को दक्षिण में कुछ सीटें लानी ही होगी, और यही है हमारा अगला टॉकिंग पॉइंट कि क्या वाकई में 130 में से 21 सीटें। आऊंगा नरेंद्र तनेजा जी आपके पास, शुभ्रांश आपके पास भी आऊंगा। इसी टॉकिंग पॉइंट पे हम बात करेंगे, क्या सिर्फ 21 सीटें 130 में से ये बीजेपी के लिए बेस्ट केस सिनेरियो है, या इससे बेहतर बीजेपी इस बार कर सकती है? उस समीकरणों को टटोलने की कोशिश करेंगे। तो 2019 के संग्राम का दूसरा चरण भी पूरा हो चुका है। 95 सीटों पर 61% से ज्यादा वोटिंग हुई है। हालांकि पिछली बार से ये लगभग 8-9% कम वोटिंग है। इस वोटिंग परसेंटेज का हम आज समीकरणों पर बात कर रहे हैं देश की बात में, और हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद है। नरेंद्र तनेजा जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। नरेंद्र तनेजा जी, मुझे ये बताइए, जो टी.आर. रामचंद्रन जी ने कही कि 130 में से 21 सीटों से काम नहीं चलेगा आपको, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर भारत में आपकी कुछ सीटें कम हो सकती हैं। तो ऐसे में आपकी रणनीति क्या रही इस बार उत्तर दक्षिण भारत की, और हम क्या आप कहेंगे, कैसे हम माने कि 21 सीटों से ज्यादा बीजेपी इस बार लाएगी और 21 सीटें बेस्ट केस सिनेरियो नहीं है, इससे बेहतर बीजेपी कर सकती है? देखिए, दो इसमें पहलू हैं। मैं पहले जरा तमिलनाडु की बात करूंगा, दक्षिण की बात करूंगा। हम भारतीय जनता पार्टी जो दक्षिण में देख रही है, तो हम दो तरह से काम करते हैं। एक तो इस इलेक्शन में हम अपना परसेंट वोट शेयर और सीट्स कैसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन साथ साथ हमारा लॉन्ग टर्म एजेंडा साथ साथ काम करता है। हम पूरे तमिलनाडु के अंदर भी एक जगह हम उस मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं जहां पूरे तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर की पार्टी हो। केरला में तो बहुत जल्दी ये होने वाला है। तमिलनाडु भी हमारे राडार पे है, हम वहां भी साथ में हम जब इस चुनाव लड़ रहे हैं, हम दो उस पर काम कर रहे हैं। एक तो अपना वोट पर शेयर बढ़ाएं, और साथ में आगे आने वाले समय के अंदर वहां डीएमके एआईडीएमके नहीं, बल्कि आप हर जगह आपको बीजेपी ने, और ये होगा क्योंकि हम हर जगह ऐसे ही काम करते हैं। और दूसरी बात, जहां तक इस चुनाव की जो बात हो रही है, और आपने ये कही कि उत्तर प्रदेश की, मैं रोली जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई हम तो बिल्कुल साफ हो जाएंगे, और जो गठबंधन है वो चारों तरफ 80 सीटें उनके पास आने वाली हैं। ठीक है, ये उनकी एक इच्छा हो सकती है और मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन वोट तो जनता देती है। और जनता किस बात पे वोट देती है? जनता देखती है नेतृत्व किस तरीके का है। हम लोग टीवी पे आके कुछ भी कह सकते हैं। एक परिवार जो साइकिल से निकला था आज खरबपति हो गया, और परिवार का हर व्यक्ति एमपी हो गया, मंत्री हो गया, खरबपति हो गया। कैसे हो गया? कैसे हो गया? भारतीय जनता पार्टी में तो ये नहीं होता। तो ये सवाल है, जनता पूछेगी। और ये जब जदयू सत्ता में थे, क्यों लोगों के पास देखिए, लोकतंत्र के मंदिर में चुनाव हुआ है। अफजल अब्बास बहुत देर से बैठे हैं। अफजल अब्बास को चुनकर अफजल अब्बास, देखिए मैं बहस में, ओके नहीं बहस एक एक करके। अफजल अब्बास को प्रधानमंत्री बनाया। रोली जी आ रहा हूं, रोली जी अफजल अब्बास के पास चल लेते हैं। अफजल अब्बास बहुत देर से बैठे हैं। अफजल अब्बास, आप विचलित क्यों हो रही हैं? जितने भी लोग समाजवादी पार्टी के, एक सेकंड, एक मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मुझे अपनी बात पूरी करनी दीजिए। नरेंद्र जी, रोली मैं अपनी बात कर लूं। लेट्स नॉट इंटरप्ट। आप जरा नहीं रोली जी, मैंने पहले ही गुजारिश की थी कि बीच में ना बोले। आप विचलित मत होइए, आप बात को सुनिए। मैंने बीच में ना बोले, आप बात को सुनिए। मेरा दूसरा था, मैंने ये कहा कि साइकिल पे आए थे, खरबपति कैसे हो गए? आप कहिए वो खरबपति नहीं है, फिर इसका मतलब आपको कुछ नहीं पता। वो सब खरबपति कैसे हुए? ओके सर, जनता के पैसे। अफजल अब्बास, थोड़ा समय अब बिहार की तरफ जो जनता जानती है, हमारे यहाँ ये नहीं। अफजल अब्बास, हमारे यहाँ ये नहीं होता। ये जनता देख करके आपकी पार्टी को नकारेगी और भाजपा को लाएगी। खाने वाले लोग ऐसी बात करेंगे। मैम आप थोड़ा आज के अफजल अब्बास, आप रोली जी अरबपति, साइकिल से अरबपति कैसे हुए? बोलो दिए, साइकिल से खरबपति कैसे हुए? जनता पूछ रही है। अफजल अब्बास जी बोलिए। अफजल अब्बास, मेरा एक सीधा सा सवाल है आपसे। बिहार में अगर हम बात करें, जो बिहार की जिन 5 सीटों पर आज चुनाव हुआ है, उसमें जेडीयू पर ही बीजेपी एक तरह से दाम लगाएगी कि जेडीयू 5 इन सीटों पर अच्छा करे, और क्योंकि पिछली बार आरजेडी, कांग्रेस, एनसीपी ने इनमें से 4 सीटें जीती थी। ऐसा बीजेपी जेडीयू गठबंधन क्या उम्मीद कर रहा है कि वहां पर राजनीतिक समीकरण बदलेंगे, और इन 5 में से जिनमें से मेरे ख्याल से एक भी सीट पर आप पिछली बार नहीं आए थे इन 5 में से, और ये महागठबंधन की तरफ चली गई थी। एक था। हाँ,
इन पांचों में से? नहीं, जहां तक आप इन पांचों में से एक भी सीट सीटों आपके की पास बात नहीं आप थी। कर रहे हैं, नहीं, हाँ, ये 5 सीट में एक पूर्णिया मेरे साथ था, वो संतोष कुशवाहा हमारे एमपी है, अभी भी लड़ रहे हैं वो पार्टी हाँ, से। ओके। 5, जहां तक 5 की बात करें, लेकिन ये 4 सीट जो थी वो अपोजिशन में था, यूं कहा जाए कि वो महागठबंधन में था। या मुझे 5 सीट जब जहां बीजेपी और जेडीयू की आप बात करें, वहां पे हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है कि जेडीयू को फाइट करना है या बीजेपी को करना है या लोक जनशक्ति पार्टी का। हम तीनों जो गठबंधन की पार्टियां हैं वो इंटैक्ट होके हर जगह अपनी पूरी ताकत लगाए हुई। इसको ये ना देखा जाए कि पांचों जो है जेडीयू खाते में उसको परफॉर्म करना है। हम 400 सीट पे परफॉर्म करने के लिए हमारे साथ पार्टी के नेता वर्कर जमीनी सतह पर, बूथ स्तर पर, पंचायत स्तर पर काम कर रहे हैं। इसलिए इसको बाइफरकेट ना किया जाए कि जेडीयू को ये चैलेंज दिया गया है। हम सब की जिम्मेदारी, हम सब का मतलब तीनों पार्टियों की। नंबर एक, और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि आज जो 95 सीट का जो चुनाव हुआ है, इसमें 55 सीट ऐसी है जहां बीजेपी कभी जीती ही नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि बीजेपी के लिए तो बीजेपी जीती नहीं, बीजेपी इन्हीं सीटों में से जीतेगी। 95 सीटों में जो इलेक्शन हुआ है आज, इसमें 55 सीटों पे आज तक बीजेपी कभी जीती नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं आपके नेशनल चैनल पे, बीजेपी इन 55 सीट में पर ज्यादा से ज्यादा अपना अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। शायद जैसा कि आप लोग अपने में तज्जिया कर रहे हैं, अपने में तस्करा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉस हो जाएगा, इसका भरपूर भरपाया भी अब साउथ से होने वाला है। ठीक है, ओके ओके शुभ्रांश, लेकिन कांग्रेस के लिए क्या स्कोप है? कांग्रेस के लिए क्या स्कोप है? मैंने जो बुनियादी सवाल आज अपनी जनता से पूछा है कि क्या वायनाड जाने से दक्षिण में कांग्रेस को कोई फायदा होगा, हमने कोई ऐसा सीन देखा नहीं। क्योंकि चाहे वो वायनाड 2-3 दौरे किए हैं राहुल गांधी ने, उसमें ना स्टालिन दिखे, ना कुमारस्वामी दिखे, अकेले वो चलते रहे 2-4 नेताओं के साथ। दक्षिण का जो उत्तर और दक्षिण का जो समागम वाली स्थिति थी वो कहीं दिखाई नहीं दी, और दक्षिण भारत में एकता की जो बात थी वो कहीं दिखाई नहीं दिया। राहुल गांधी अकेले ही चलते रहे। तो हम ये कैसे मान लें कि राहुल गांधी अकेले सिनारियो बदलने वाले हैं दक्षिण में कांग्रेस का? देखिए दीपक, ऐसा है कि अब अब्बास साहब यहाँ बैठ के जेडीयू के प्रवक्ता होकर ये 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं क्योंकि उनके अलायंस है। मैंने कहा जीतेगी, संभावना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि तमिलनाडु में हमारा अलायंस डीएमके है, जो डीएमके वहां एकदम क्लीन स्वीप के साथ लीड कर रहा है, तो उसका बेनिफिट कांग्रेस को ही होना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात रही बात यह कि कर्नाटक में अगर कुमारस्वामी को भी अपने भी तो प्रचार प्रसार करने हैं सर। वहां साउथ के अंदर एक बेस्ट यूएसपी में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि साउथ में रीजन फर्स्ट होता है, नेशन सेकंड होता है वोटिंग पैटर्न में। और तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी तनेजा जी की बातों में एक नोट किया था, नरेंद्र तनेजा जी ने कहा कि साल 2 साल में आप देखिएगा हमारा सीट भी बढ़ रहा है, हमारा सर कर्नाटक में कैसे उम्मीद करें? तो हम नंबर 1 हो ही जाएंगे, कर्नाटक में कैसे तमिलनाडु में भी नंबर 1 हो जाएंगे। तो कर्नाटक में मतलब ये है कि तमिलनाडु में जिस एआईडीएमके के साथ इनका अलायंस है उसको ये खा जाएंगे। तो ये तो अलार्मिंग सिचुएशन घंटे की घड़ी थी जेडीयू के लिए भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शुभ्रांश, मैं कर्नाटक में थोड़ा सा बात करना चाह रहा था। कर्नाटक में आपके सीएम कई बार मीडिया के सामने आ चुके हैं और ये धमकी दे चुके हैं कि मैं सीएम का पद छोड़ दूंगा। कर्नाटक में हमने देखा कि आपके कांग्रेस के एमएलए लगातार एक एक करके छोड़कर पार्टी जा रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी, जाहिर सी बात है, अगर आप सत्ता में है तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होगा ही। हम कैसे माने कि आप बीजेपी पर, वहां पर जेडीएस और कांग्रेस गठबंधन भारी पड़ रहा है? सीन जो है, जो अभी जो स्थिति, वस्तु स्थिति है, वो तो बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है। दीपक मेरे दोस्त, आप रहते हैं मुंबई, सिटी ऑफ मनी, महाराष्ट्र की राजधानी है। पिछले 5 सालों से चोरी सांप छुछुंदर वाली पोजीशन थी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के अलायंस की। रोज धमकी, रोज गठबंधन, रोज लड़ाई, फिर भी सत्ता चली 5 साल ना। अरे अलायंस में समस्याएं होती हैं, 2 बर्तन साथ रहते हैं, विधायक छोड़ के दूसरी पार्टी में तो नहीं गए। चलता रहता है, बड़ी पार्टियां आपस में मिलकर उसका निवारण कर लेती है। दूसरे पे इल्जाम क्यों लगाते हैं आप? ये इल्जाम ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप लोग जो कमेंट्स, जिस महाराष्ट्र में 5 साल सत्ता चला ली है, कभी उद्धव जी को डायरेक्ट, कभी इनडायरेक्ट धमकी देते हैं, कभी उद्धव जी अयोध्या को धमकी देते हैं कि राम मंदिर क्यों नहीं बना, फिर भी सत्ता का निनाद सेठ, ओके, निनाद सेठ, ये बड़ा वाजिब सा सवाल है कि आखिर नई सीटें कहां से आएंगी? क्योंकि पिछले चुनाव की अगर हम बात करें, जो मैं अभी भी कह रहा था, पिछली बार के मुकाबले नई सीटों पर दांव लगाना होगा कांग्रेस को, माफ कीजिएगा बीजेपी को खासकर। और पिछली बार मुझे लग रहा है कि इन सीटों पर ओडिशा में पिछली बार जो इस जो सेकंड फेज के अगर हम सीट्स की अगर हम बात करें तो ओडिशा में
5 सीटों पर इस फेज में चुनाव हुआ है। 5 में से सिर्फ एक बीजेपी के पास था और वेस्ट बंगाल की 3 सीटों में से एक सीट सिर्फ बीजेपी के पास थी और असम में 5 में से 2 सीटें बीजेपी के पास थी। ऐसे में आपको क्या लगता है बीजेपी कहां से नई सीट्स लेकर आ सकती है? कहां से उसके लिए स्कोप बचते हैं जहां से नई सीट्स बीजेपी लेकर आ सकती है? मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए नई सीट्स लाना एक चुनौती होगी, इतना आसान नहीं है, क्योंकि जहाँ वो एक तरह से पॉलिटिक्स एक लॉन्ग टर्म खेल होता है। मुझे लगता है कि तमिलनाडु में डीएमके का पलड़ा भारी है, इसलिए वहाँ पे भी थोड़ा लॉसेस। कर्नाटक में वो ज़्यादा लाएंगे, उड़ीसा में हो सकता है 1 या 2 ज़्यादा निकाल लें, पर अगर वो 27 से 30 जाते हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। पर उनके लिए यहाँ नथिंग टू लूज सिचुएशन है, 27 से 30 जाना बढ़िया रहेगा उनके लिए। पर मेरे को एक और पॉइंट कहना है कि अपनी सबसे खराब स्थिति में भी कांग्रेस को हमेशा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से सीटें मिली हैं। इस बार वाईएसआर टीएसआर उनका सफाया करने वाली है वहां, तो कहीं और अगर कांग्रेस गेन करती भी है तो कांग्रेस वापस 45, 47, 48 पे ही आने वाली है, क्योंकि वाईएसआर टीएसआर उनकी नींव काट देगी साउथ इंडिया से। तो राहुल गांधी के वहां जाने से इतना ही होगा कि एक इस्लामिक बहुतुल्य कॉन्स्टिट्यूंसी में शायद वो जीत जाए, पर उसके सिवाय उनका कुछ खास फायदा नहीं होने वाला। निनाद जी, ये शब्द अगर तनेजा साहब कहते तो अच्छा लगता। कम से कम आप तो इस मैटर को अलग रखिए कि वाईएसआर जो आंध्रा और जो तेलंगाना कांग्रेस ने बनाया वहां 0 हो जाएगा और वो 44 से 45 हो जाएगा। ये विश्लेषण कौन सा है? टी.आर. रामचंद्रन, आपने मैं बहुत संक्षेप में आपसे ये जानना चाहूंगा टी.आर. रामचंद्रन कि आपने एक बड़ा दिलचस्प बात कही थी शुरुआत में कि राहुल के वायनाड जाने से कांग्रेस को दक्षिण में फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, थोड़ा सा समझाएं इसे बहुत संक्षेप में। देखिए, केरला अपने आप में अलग सा स्टेट है जहाँ की राजनीति बहुत अलग चलती है और उसका इन्फ्लुएंस बाकी राज्यों में दक्षिण में नहीं पड़ता, ना ही उसका कोई साया या शैडो भी पड़ता है। मेरा कहने का मतलब इस बार ये है कि बीजेपी खुद कॉन्सेंट्रेट कर रही है दक्षिण में, जहाँ 130 सीटें हैं उसमें से उनके पास 21 हैं। बीजेपी कॉन्सेंट्रेट कर रही है वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में। बीजेपी कॉन्सेंट्रेट कर रही है नॉर्थ ईस्ट में, जहां 25 सीटें हैं, आसाम समेत। आप इन सबको गिन लीजिएगा तो एक साइजेबल सीट उनके लिए बन जाती है। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेट करने में कोई खराबी तो नहीं है। बीजेपी अपने आप में मान के चल रही है कि वो 71 सीट्स नहीं रिपीट कर सकती यूपी में। 2014 में तो जो हुआ जो रिकॉर्ड था वही रिकॉर्ड यहाँ पर कायम नहीं होगा। आपको बीच में रोक रहा हूं सर, और नरेंद्र तनेजा जी आप हाथ उठा रहे, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, मैं आपके पास आ नहीं पाऊंगा, वक्त की बहुत कमी है। फटाफट से जान लेते हैं कि हमारे देश की जनता क्या कहती है। कड़क सवाल में हमने सवाल पूछा था, क्या तमिलनाडु में एआईएडीएमके से गठजोड़ बीजेपी को फायदा देगा? 74% लोगों का यह मानना है हमारे व्यूवर्स का कि हाँ, एआईएडीएमके से गठजोड़ बीजेपी को फायदा जरूर देगा और कुछ सीटें जरूर आएंगी बीजेपी के खाते में, जबकि 26% लोग ये नहीं मानते। 26% लोगों का मानना है कि एआईएडीएमके से गठबंधन फायदा नहीं देगा बीजेपी को। और फटाफट से डायलॉग ऑफ द डे, मैन ऑफ द मैच। वहां चलती है सिर्फ 2 चीजें, क्या सुपरस्टार है इलेक्शन में कि नहीं है, और दूसरी चीज क्या हमको कुछ मुफ्त में मिल रहा है कि नहीं। 2 रुपए की अम्मा कैंटीन हो गई। तमिलनाडु में वेलफेयर स्टेट ही चलता है और सुपरस्टार चलते हैं। बीजेपी चाहती है कि ये वर्जिन ग्राउंड है उसके लिए, और दक्षिण से वो जितने सीट समेटे उतना उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उनकी कुछ सीटें हिंदी बेल्ट से घटेंगी और खासकर उत्तर प्रदेश से। चलिए निनाद जी, डायलॉग ऑफ द डे के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और मैन ऑफ द मैच के लिए टी.आर. रामचंद्रन आपको बहुत बहुत बधाई। और बाकी सब लोगों ने भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को सामने रखा, बहुत शालीनता से डिबेट हमारी आगे बढ़ी, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें यहाँ पर पैनलिस्ट ने कही हैं वो हूबहू उसी शक्ल में जनता के बीच में एक संदेश लेकर जाएं। इसी के साथ आज हम देश की बात का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए नरेंद्र तनेजा जी, शुभ्रांश राय, रोली तिवारी, अफजल अब्बास, निनाद सेठ, टी.आर. रामचंद्रन, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर 61% से थोड़ा ज्यादा वोटिंग हुई है, पिछली बार के मुकाबले 8-9% कम वोटिंग हुई है। इसका विश्लेषण करने की हम जितनी भी कोशिश करें, लेकिन ये नहीं जान पाएंगे कि दरअसल जनता ने क्या मैंडेट सुनाया है, क्योंकि जनता के मन में क्या चल रहा है ये जनता ही जानती है, और
इसके लिए हमें असल में जो इंतजार करना होगा वो करना होगा 23 मई का। और हम भरोसा आपको दिलाते हैं कि 23 मई के दिन भी जी बिजनेस आपके साथ होगा, लगातार सटीक आंकड़ों के साथ। तब तक और हमेशा के लिए आप बने रहिए जी बिजनेस में। नमस्ते।